के इस रिजल्ट के मैन ऑफ द मैच यहाँ जम्मू कश्मीर में वही समझे जा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार लोग आ रहे हैं और इस जीत को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार लोगों की लाइन लगी हुई है और लोग काफ़ी खुश हैं और वो ये समझते हैं कि उन्होंने जिस शख्स को वोट दिया उनके सपोर्टर्स ये समझते हैं कि उनका वोट जो है उसी कैंडिडेट को मिला जो कामयाब हो गए। इन्हें काफ़ी खुशी है। आप बताइए कितनी खुशी है? पहले हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप अपनी खुशी का बताइए कि क्या हमने सोचा था साहब कितने बड़े पूरे नॉर्थ कश्मीर नहीं बल्कि साउथ कश्मीर सेंट्रल कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि अगर उन्होंने वोट नहीं डाला कम से कम उन्होंने सोशल मीडिया पर कंपेनिंग की वहाँ पे जो उनको रिश्तेदार थे यहाँ नॉर्थ कश्मीर में उनके साथ कॉन्टैक्ट किया दोस्त था कोई भी था तो हम पूरे कश्मीर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और पूरे कश्मीर को मुबारकबाद देना चाहते हैं। और तो बहुत वोट डाले हैं अबरार रशीद को देख के असरार रशीद को देख के हीना रशीद साहब को तिहाड़ जेल में देखे अबरार की मम्मी को देख के आज वोट डाला और हक का साथ दिया। तो यहाँ पे सब लोग काफ़ी खुश हैं, बच्चे भी आप देख सकते हैं घूम रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज लेकिन अब अवामी इत्तेहाद पार्टी पर है कि अगले असम्बली इलेक्शंस में इनका क्या रुख रहेगा क्योंकि अभी भी इंजीनियर रशीद जेल में है लेकिन एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को एक बड़े मार्जिन से हराया, 2 लाख से ज़्यादा वोट रहे हैं जिसके मार्जिन से उन्होंने जीता। आप बताइए कि देखिए हम बता नहीं सकते खुशी का जो माहौल छाया है हमारे इस इलाके में ये हमारे लिए फिक्र की बात नहीं है, ये पूरी भारत कश्मीर की बात है। और अगर देखा जाए तो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और यूथ का एक इसमें वोट काफ़ी रहा, जो वोट इस बार ऐड हुआ क्योंकि परसेंटेज बहुत ज़्यादा रही, 55% के करीब वोट डाले गए। इससे पहले कम वोट पड़ते थे, यहाँ पे कोई बाइकआउट का असर नहीं, खुल के लोग निकले और उन्होंने अपने चहीते उम्मीदवार को वोट दिया। लेकिन इन्होंने तो एक ये कहा जा सकता है कि कमाल किया क्योंकि इंजीनियर रशीद के फर्जंद अबरार रशीद और उनके छोटे भाई निकले और जगह जगह पे उन्होंने कैंपेन की और जो कुछ भी यहाँ पे आज रिजल्ट दिख रहा है वो 15 दिनों की मेहनत का नतीजा है। और इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि खुशी से यहाँ पे झूम रहे हैं लोग। अबरार ने भी कहा कि वो हालांकि पॉलिटिशियन नहीं है, पार्टी के बारे में उन्होंने यही कहा कि जब इंजीनियर रशीद जेल से छूटेंगे तो वो डिसाइड करेंगे या बाकी जो उनके पार्टी के अहदेदार हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं खासतौर से नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जिन्होंने वोट दिया है और वो यहाँ पे आ रहे हैं लगातार। और ऐसे में अब जैसे मैंने कहा कि अभी 18 जो सेगमेंट्स हैं असम्बली सेगमेंट्स उसमें से थोड़ा अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट ने लीड ली है। लेकिन आप हमें यह बताइए कि अभी जिस तरीके से यहाँ खुशी का माहौल है तो ख़वातीन और आप देख सकते हैं वहाँ पर भी इर्द गिर्द जहाँ से भी हम नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पे हमें ख़वातीन दिख रही हैं तो ख़वातीन का भी सपोर्ट करते रहा। क्या हम ये माने कि ये सिंबल जो है बड़ा कारगर साबित हुआ? अवामी इत्तेहाद पार्टी ने बहुत कोशिश की थी कि उन्हें गैस सिलेंडर का सिंबल मिले लेकिन वो उनको नहीं मिला क्योंकि इससे पहले जब चुनाव लड़ा था इंजीनियर रशीद ने 2019 में तो उनका सिंबल था गैस सिलेंडर। इस बार उन्हें वो नहीं मिला क्योंकि जीतना था तो ऐसे में प्रेशर कुकर मिला। और कैंपेनिंग के दौरान ये लोगों से लगातार कह रहे थे कि इतने वोट भरो इस प्रेशर कुकर में कि प्रेशर कुकर हर जगह पे सीटी दे और वो फट जाए, इतने वोट्स लगे ये लेकिन इस तरीके से फटा, फिजिकली तो नहीं फटा लेकिन आवाज़ इतनी है कि हर किसी को पता चला कि इंजीनियर रशीद जो है एक बड़े मार्जिन से जीते और ख़ासतौर से उन्होंने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को हराया। अगर हम बड़ी जीत की बात करें मियाँ अल्ताफ़ भी एक बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, करीब 2,80,000 के करीब जो है वोट्स थे जिनसे उन्होंने यानी मियाँ अल्ताफ़ अहमद ने महबूबा मुफ्ती जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उनको हराया। यानी बड़ी जीत हुई उनकी भी। अगरउल्लाह ने भी 1.5 लाख से ज़्यादा वोट से अपने हरीफ को हराया। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर में एक बड़ा मार्जिन रहा और नॉर्थ कश्मीर में भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हार गए और साउथ कश्मीर में भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हार गए और सेंट्रल कश्मीर में जीत दर्ज की है अगरउल्लाह ने। अगरउल्लाह के घर के बाहर भी बहुत ज़्यादा लोग इर्द गिर्द जमा हैं। कल से लगातार कल शाम को भी वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग आए थे जिन्होंने
जीत का जश्न मनाया और यहाँ पे भी लोगों की तादाद कम नहीं थी और लगातार यहाँ इस इलाके में जो, और ख़ास बात यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे सिर्फ इसी कुपवारा के इर्द गिर्द के लोग नहीं आ रहे हैं या बारामूला के इर्द गिर्द के लोग नहीं आ रहे हैं, बल्कि हमने देखा बडगाम से लोग आ रहे हैं, अनंतनाग से लोग आ रहे हैं, पुलवामा के, बीरवा के, अलग अलग एरिया से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और इस जीत में जो है वो शरीक हो रहे हैं जो इंजीनियर रशीद की हुई। तो ऐसे में अब देखना होगा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी का अगला रुख क्या रहेगा। असेंबली चुनाव जो है आने वाले हैं, क्या इंजीनियर रशीद को रिलीज़ किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या वो पार्लियामेंट में अब जाएंगे और कश्मीर के लोगों की, खासतौर से नॉर्थ कश्मीर के लोगों की या बारामूला पार्लियामेंट सेगमेंट के लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। तो ये अभी उम्मीद कर रहे हैं कि उनको रिलीज़ किया जाएगा और वो बाद में पार्टी की कमान संभालेंगे। सबकी नजरें कल बारामूला सीट पर थी क्योंकि उमर अब्दुल्ला, एक बड़ा चेहरा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, लड़ रहे थे यहाँ से इंतखाबात और उनके मद्दे मुकाबिल सजाद लोन भी थे और इंजीनियर रशीद भी थे। इंजीनियर रशीद खुद अभी भी जेल में है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो मैदान में कूद पड़े। ये सब कुछ हुआ कैंपेनिंग के दौरान आखिरी 15 दिनों में। तब तक कोई वेव नहीं थी, कोई लहर नहीं थी। अबरार उनके फर्जंद हैं, इन्होंने क्या जादू किया ये अभी तक किसी को समझ नहीं आया। यह कहा जा सकता है कि इस नॉर्थ कश्मीर में खासतौर से पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स चेंज हो गई कि बिना पैसे के भी क्या इलेक्शन लड़ा जा सकता है, बिना तैयारी के, बिना पार्टी स्ट्रक्चर के क्या इलेक्शन लड़ा जा सकता है। और क्या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को 2 लाख से ज्यादा वोट से हराया जा सकता है। मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उमर अब्दुल्ला भी खुद कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि इतना मार्जिन इंजीनियर रशीद के हक में आया कैसे। अबरार, क्या किया आपने ये? जी बिल्कुल, ये शायद मैंने कुछ नहीं किया। जो हमारे साथ जो नौजवान जुड़े थे, ये शायद नौजवानों का जो एक रुझान था हमारी तरफ। जब एक नौजवान निकलता है तो मुझे लगता है एक समाज में इनकलाब अगर कोई ला सकता है तो वो नौजवान ही ला सकता है। जब हमने फॉर्म भरा था तो हम इसी कश्मकश में थे कि फॉर्म एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, दुआएं कर रहे थे। 4 बजे तक हम डीसी ऑफिस में बैठे थे। 5 तारीख को जब फाइनल चेकअप था फॉर्म का और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, और उसके लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं और NI कोड का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें एक बार फिर से जमहूरियत जो है इसमें हिस्सा लेने का जो एक मौका दिया। उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद तमाम उन लोगों का, उन नौजवानों का जो हमारे साथ रैलियों में निकले, खुद अपने खर्चे पे बिना किसी लालच और बिना किसी गर्ज के निकले, मैं उनका तहे दिल से मतलब जितना शुक्रिया अदा मैं करूँ शायद मेरी 7 पीढ़ियाँ भी उनका जो ये कर्ज जो है चुका नहीं सकते। और अगर आज ये जीत हुई है, ये सिर्फ उन लोगों की जीत हुई है, हक की जीत हुई है और सच की जीत हुई है। आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से आप पहले निकले, जैसे आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन का आप शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये मौका दिया, अदरवाइज ये नामुमकिन सा लग रहा था। तो उसके बाद एकदम से वेव जनरेट हो गई, चूंकि आपने आपके चेहरे से झलक रहा था कि सिंसियरिटी के साथ लोगों को कहा कि इस तरीके से मामला ये है, अब उनका फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया गया है, अभी वो एक्यूज्ड हैं। तो उसके बाद किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आपको मिला, मतलब जो जहां पे था उन्होंने सपोर्ट किया। काफी लोगों ने ये कहा कि ये नॉन वोटर्स हैं, भीड़ जमा हो जाती है। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि सबसे बड़ी रैली जो है वो उन्होंने यहाँ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में की और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फाइट कर रहे थे। तो इस सब के बीच जो है आपके जहन में क्या कुछ चल रहा था उस टाइम के, जो आप बातें सुन रहे थे और लोगों को देख रहे थे, भीड़ जमा होती थी, आप रोड शोज आपने बहुत किए, क्या वही एक कामयाबी रही कि रोड शो में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके? जी बिल्कुल, देखिए जब हमने फॉर्म भरा, जब फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो उसके बाद भी हम 2-3 दिन जो है इसी कश्मकश में थे कि अब हम कैसे कैंपेन स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो आपने खुद भी देखोगे, हमने 3 दिन तक कोई कैंपेन नहीं की। लेकिन फिर हमने थोड़ा जो है, मैं ये सोचा था कि कहीं 10-20 बंदे मिल जाए, मैं उनसे बात करूँ, अपनी बात पहुँचाऊँ, अपने वालिद साहब की बात उन तक पहुँचाऊँ। लेकिन जैसे ही फिर मैंने फेसबुक का यूज़ किया, अपने वालिद साहब का फेसबुक पेज है, उन पर लगभग 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है, तो मैंने उस पर जो है एक शेड्यूल डालना शुरू किया कि मैं कल फलानी जगह आ रहा हूँ, फलानी जगह। मीडिया का भी कोई ज्यादा अटेंशन आपकी तरफ नहीं था इनिशियली, मतलब या तो मतलब सबको लग रहा था कि यही 40-50 हज़ार वोट्स आएंगे, और एवरेज कैलकुलेशन ये थी कि पिछले 2019 में इंजीनियर साहब को आए थे 1,02,000 के करीब वोट, अगर इस बार चूंकि वो जेल में है तो 50,000 आएंगे, ऐसा ही कैलकुलेशन चल रहा था। क्या आपको भी लग रहा है कि था कि पहले के इसी तरीके की कैलकुलेशन थी? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। और जब मैं लोगों के बीच में गया पहले 2-3 दिन, तो मुझे ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही लगा था कि शायद इतना ही वोट पड़ेगा, शायद ज़्यादा वोट नहीं पड़ेगा, शायद हम जीत नहीं सकेंगे। लेकिन जैसे हमने कैंपेन आगे बढ़ाई, जैसे हम
लोगों के साथ जुड़ते गए, नौजवान हमारे साथ जुड़ते गए, और फिर मैंने ये भी एक खास चीज़ देखी कि सिर्फ नौजवान ही नहीं, बुजुर्ग भी निकले, वो खुद पैदल निकले हमारी रैलियों में। अच्छा, मेरी एक ऐसा असेसमेंट है पर्सनल कि खवातीन ने आपको वोट दिया, क्या प्रेशर कुकर का सिंबल जो है वो भी कमाल कर गया, क्योंकि हर किसी के किचन में प्रेशर कुकर है और आपको अच्छा सिंबल भी मिला? जी बिल्कुल, जब हमारा सिंबल चेंज हुआ था, पहले हमें गैस सिलेंडर था, तो जब ये सिंबल चेंज हो गया तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे कि अब पता नहीं हम लोगों तक कैसे ये बात पहुंचाएंगे कि हमारा चुनाव निशान चेंज हो गया है। तो ये मुश्किल था हमारी, लेकिन मुझे लगता है जितना वायरल प्रेशर कुकर का सिंबल हो गया, उतना शायद जो हल था या और सेब था वो भी इतना मशहूर नहीं था, और ये लोगों की वजह से हुआ। और आपने सही फरमाया, खवातीन को शायद इन चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत है, तो शायद किचन में प्रेशर कुकर था ही, और जब वो पोलिंग बूथ पे पहुंचे तो उन्होंने प्रेशर कुकर ये बिल्कुल वो एक नेचुरल एफिनिटी थी उनको उसके साथ। तो जब वो वहाँ गए तो शायद वो खुद को रोक नहीं पाए, और उन्हें इंजीनियर रशीद साहब के हक में वोट डाला, और उन्हें आज सच्चाई का वो साथ दिया है, हक के लिए वोट दिया। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हर किसी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें सपोर्ट। एक और अहम चीज, जिस तरीके से मैं शायद कल भी ये कह रहा था कि बिना किसी तैयारी के, बिना किसी खर्चे के, क्योंकि यहाँ पे जब पार्लियामेंट का इलेक्शन कोई आसान काम नहीं होता है, 18 असेंबली सेगमेंट्स इसमें आते हैं और मैक्सिमम सेगमेंट्स में आपकी लीड भी है, ठीक ठाक लीड है। और जहाँ पे उमर अब्दुल्ला की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहाँ पे वो मेंबर असेंबली थे, वो भी आप जीत गए हैं, यानी वहाँ पे भी आपकी लीड है। तो आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ते गए, तो उसमें आपको लगता है कि आपका एक तो ये कि आपका ज़ाती कोई पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक़ नहीं है, आप एक स्टूडेंट है, लेकिन मजबूरी ने आपको यहाँ तक लाया कि आपको अपने वालिद साहब के लिए कैंपेनिंग करनी पड़ी, क्या वो फैक्टर हावी हो गया या उनसे बाकी कोई छूट होगी, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के? जी देखिए, जब फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उनको छोड़ दिया जाएगा एटलीस्ट कंपेनिंग के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर मुझे भी जो है एक मजबूरी के तहत निकलना पड़ा, बहैसियत एक फ़र्जंद, क्योंकि अपना हक अदा करना था और मेरे एग्ज़ाम्स भी थे, एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। लेकिन मुझे तब ये लगा कि जो मेरे वालिद साहब की लड़ाई है वो शायद उस लड़ाई से बड़ी लड़ाई है, और मुझे आज अपने वालिद साहब के लिए निकलना चाहिए, चाहे फिर जितना भी हो सके मुझे करना चाहिए। और जब मैं फिर निकला, मैंने लोगों तक बात पहुँचाई, उमर साहब ने अपनी बात पहुँचाई, सज्जाद साहब ने अपनी बात पहुँचाई। मैं तो ये कहूँ, या तो शायद उनका मैनिफेस्टो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, या फिर इंजीनियर रशीद साहब का काम और जो हमेशा कश्मीर के लिए बात करते थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आज इसमें हुआ, क्योंकि उन्होंने हमेशा असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर। अभी आप क्या सोच रहे हैं अपने वालिद साहब के बारे में? बड़े खुश होंगे, इत्मीनान से होंगे, क्योंकि जब कोई जेल में होता है तो जाहिर सी बात है कि हर कोई चाहता है कि वो कब छूट जाएं। आज आप उनको लग रहा होगा कि जो जेल में जेल के बाहर वो नहीं कर पाए, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, वो जेल में रह के जो है वो कर पाए। और जो सियासी अपोनेंट्स होंगे वो ये सोच रहे होते कि काश इंजीनियर रशीद को रिलीज़ ही किया गया होता तो शायद आज उनको इतनी बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ता और इंजीनियर साहब को जो है इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। क्या आपको लगता है? जी बिल्कुल, मैं भी वो ऐसा सोचते होंगे, लेकिन देखिए जो अल्लाह का फ़ैसला होता है वो सबसे बड़ा फ़ैसला होता है, और उसमें कोई जो है शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो बिल्कुल मतलब अगर वो बाहर होते तो शायद नतीजा कुछ और होता। लेकिन मुझे अपनी जगह मैं जो ये सोच रहा हूँ कि जो उन्होंने 11 साल कश्मीर और कश्मीर के लिए मार खाई, हमेशा मतलब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके चिल्लाते रहते थे। बिल्कुल, मुझे याद है कि जहाँ पे भी चाहे रिक्रूटमेंट के स्कैम्स होते थे या नौकरियों के मामले होते थे, एम्प्लॉयमेंट और बाकी भी जो चीज़ें होती थी, वो हमेशा आगे आते थे और बात करते थे। लेकिन अगर इसके अलावा मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि घर में क्या बात होती थी आपकी वालिदा के साथ, आपके छोटे भाई के साथ, या आपके जो है ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, उनके साथ क्या बात होती थी? क्या कहते थे आप जब सुबह निकलते थे? तो शुरुआत जो है अर्ली इन द मॉर्निंग करते थे आप, तो आहिस्ता आहिस्ता कैसे लोग जुड़ते गए और घर में क्या कुछ रहता था, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या उनको कंटेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उन्होंने प्रपोजल भेजा था, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है मुझे लड़ना चाहिए तो ठीक है, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। फिर रही बात जो एक जज्बात होते थे, जब मैं सुबह घर से निकलता था तो मैं ये कहूँगा कि मेरे जो दादा दादी है, जो मेरी माँ है, वो जो है मेरी आंखों में शायद इंजीनियर रशीद साहब को देखते थे। वो एक उम्मीद उनको जागती थी कि जब अबरार सुबह घर से निकलता है तो ये आज शायद हमें एक और कदम अपने बेटे के साथ, और मेरी माँ ये कहती थी कि वो अपने खामद के साथ जो है एक और कदम हम पास जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो उनको एक मेरी आंखों में एक उम्मीद दिखती थी। और फिर जब उन्होंने भी लोगों का रुझान देखा तो शायद उनका दिल भी मुतमईन हो गया कि आज लोगों ने ये फैसला किया है कि उन्हें आज अपना लख्त जिगर, अपनी आंखों का जो चिराग और रोशनी है, वो आज उन्हें वापस दिला के ही रहना है। लेकिन आप यहाँ पे उनके लिए लड़ते रहे, वो जेल में हैं, जेल में वो मेंबर पार्लियामेंट बने,
आपकी मदर जो है, किस तरीके से आप उनके दिमाग को इस वक्त रीड कर पा रहे हैं कि कितनी खुशी है उनको या आपको भी और आप सबको मिलके, और क्या आपको लगता है कि जो कैदी हैं यानी इंजीनियर रशीद साहब हैं, उनको भी इतना कॉन्फिडेंस मिला होगा कि अगर वो अब और भी जेल में रहेंगे तो उनको वो दिन मुश्किल नहीं लगेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है अभी जो हमारी फीलिंग यही है कि जो हमें आज एक मौका मिला था कि हम अपने वालिद साहब को बाहर निकाल सकते हैं जेल से, तो उस में हम कामयाब हो गए क्योंकि हमने इलेक्शन जीत लिया और लोगों की मदद से हमने इलेक्शन जीत लिया। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए एक उम्मीद की किरण एक जागी है कि एक मंडेट जब उनको मिला है तो आज हुकूमत को भी उस राय का जो है एहतराम करना होगा, क्योंकि एक अभी ये सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब की बात नहीं, उन 4,72,000 लोगों की बात है जिन्होंने उनको मैंडेट दिया। तो उनको रिलीज़ करना चाहिए ताकि वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर सके। और मुझे लगता है रशीद साहब जहाँ तक वो तो मुझे नहीं लगता है उनसे टफ इंसान कोई है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है वो इतने स्ट्रॉन्ग है, मेंटली है, स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है आज इस जीत के बाद उन्हें और एक हौसला मिला होगा, उन्हें शायद अपनी जगह ये फ़ख्र महसूस होता होगा कि मैंने जो कश्मीर और कश्मीर के लिए किया, जो कुर्बानियाँ दी, वो आज शायद ज़ाया नहीं। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल का जवाब चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट किया, पहले ही उन्होंने डिफीट एक्सेप्ट किया, तब अभी काउंटिंग हो ही रही थी और उन्होंने मान लिया कि वो हार रहे हैं, क्योंकि उस लीड को फिर रिकवर करना 1,28,000 के करीब तब लीड थे इंजीनियर साहब की, उसको फिर कवर करना जो है वो पॉसिबल नहीं था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब मान लीजिए कि उनको छोड़ देना चाहिए और जिन लोगों की वो रिप्रेजेंटेशन के लिए अब मान लीजिए कि मेंबर पार्लियामेंट बन गए तो उनके साथ भी अब इंसाफ होना चाहिए। उस ट्वीट को आप किस नज़र से देखते हैं और साथ ही अब आपकी उम्मीद क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? जी बिल्कुल, देखिए मेरे ख्याल से जब उमर साहब ने ये ट्वीट किया तो एक दिखाते हुए कितने हम्बल इंसान है, एक ट्रू स्टेट्समैन की तरह उन्होंने जो है वो डिफीट एक्सेप्ट की। और मेरी पर्सनल कोई उनसे लड़ाई नहीं थी, ये लोगों का एक वर्डिक्ट था, लोगों का मैंडेट था। तो जो लोगों का फैसला था वो उन्होंने भी कबूल किया, हमें भी कबूल था। अगर कल को रशीद साहब नहीं जीते, उमर साहब जीते, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आवाम की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और उसका फैसला जो होता है वो सरफहरिस्त होता है और वही सबको कबूल करना होता है। और आखिर पे जो मेरी उम्मीद है वो अपील भी है मरकज़ी सरकार से कि अब आपको कोई जवाब नहीं बनता है कि आप उस बंदे को जेल में रखे जिसने 12 लोगों ने भारी तादाद में बाहर निकलकर वोट दे दिया। एक और चीज लास्ट पे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी कैलकुलेशन क्या थी? देखिए, कुछ लोग तो उमर अब्दुल्ला को जिता रहे थे एग्जिट पोल में, कुछ लोग सजाद गनी लोन को जिता रहे थे। आपकी अपनी पर्सनल कैलकुलेशन क्या थी? क्योंकि जहां जिन पॉकेट से आपको वोट मिले हैं वहां पे इससे पहले आपको वोट नहीं मिलते थे, इंजीनियर साहब को भी वोट नहीं मिलते थे। क्या ये एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा मैं ये कहूंगा कि अगर कोई सोच रहा था या मैं भी कैलकुलेट कर रहा था, मैं सोच रहा था 10-20 हज़ार का मार्जिन उधर इधर होगा, या आप 20 हज़ार से जीतेंगे या आप 10-20 हज़ार से हार जाएंगे। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को पहले ही समझा जा रहा था कि वो तीसरे नंबर पे होगा और ऐसा ही कल हुआ। आपका पर्सनल कैलकुलेशन क्या थी इसमें? जी बिल्कुल, अगर आप थोड़ा टाइम दे तो थोड़ा मे भी जवाब लंबा हो सकता है इसका। जब हम इलेक्शन कैंपेन स्टार्टिंग में कर रहे थे तो पहले के कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगा कि शायद हम यही पिछला जो हमने 2019 में वोट दिया था शायद उसके बराबर ही वोट हम लेंगे। लेकिन फिर जब लोगों का रुझान बढ़ा तो मुझे फिर ये लगा कि इट विल बी ऑल और नथिंग, या तो सब हम ले जाएंगे या फिर कुछ भी नहीं। क्योंकि जब वोटिंग हुई तब लोग पहले कहते थे कि नॉन वोटर है, तमाशाई है, बच्चे आते हैं देखने के लिए, लेकिन फिर लोगों ने साबित कर दिया कि वो बच्चे नहीं थे, वो तमाशाई नहीं थे, वो वोटर से उन्होंने हक का साथ दिया। फिर जब वोटिंग परसेंटेज 59% हुई तो तब एक उम्मीद की किरण जागी कि इट विल बी ऑल और नथिंग, या तो जो भी एक्स्ट्रा वोटिंग हुई है वो हमारे हक में ही होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वैसा ही हुआ, लोगों ने अपना वर्डिक्ट पेश किया और उन्होंने आज दिखा दिया कि आज मनी पावर, मसल पावर और बिना किसी कैडर के सच की बुनियाद पर, हक के बुनियाद पर मैंने उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा था, मैंने उनसे पूछा था पलहालन में, मैंने पूछा था कि इस बार तो ब्रिस्क पोलिंग हुई कई जगहों पे, वोट ऐड हुआ, नौजवानों ने भी अब वोट दिया, या जो बाइकॉट के साथ होते थे वो भी बाहर आ गए और उन्होंने अपना वोट दिया। क्या आपको नहीं लगता है कि ये इंजीनियर रशीद के हक में पड़ा? हालांकि उन्होंने ये कहा था कि वो वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सिर्फ इंजीनियर रशीद के हक में नहीं पड़ा, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो वाकई इंजीनियर रशीद के हक में पड़ा है। क्या आपको लगता है कि जो ऐड हुआ वो आपको पूरा का पूरा मिल गया तकरीबन? जी बिल्कुल, अगर आप लगाए हमने 45% जो है वोट्स लिए हैं, तो अगर आप कैलकुलेट करिए लास्ट टाइम हमने ऑलमोस्ट शायद 20% वोट लिए थे, आज जो एक्स्ट्रा 20% पड़ा वो तो फिर हमें ही उस हिसाब से पड़ा है। तो मेरे हिसाब से जो एड वोट हुआ था वो हमें ही पड़ा था, और किसी के कहने से कि हमें पड़ा है नहीं पड़ा है। फिर सजाद साहब ने भी, आपने पहले खुद कहा था कि उन्होंने एक बड़ी रैली की थी, अगर उसमें मान लीजिए सोशल मीडिया पर कोई कहता था 1 लाख लोग है, 2 लाख लोग है, मैं कहता हूँ 3 प्लस करिए फैमिली मेंबर्स तो फिर तो 4 लाख वोट मिले। मैं कहता हूँ अगर 1 लाख ही था, 1 लाख ज़रबे 4 आप दीजिए, 4 फैमिली वो 4 लाख
लाख होते हैं, लेकिन उन्होंने तो 2 लाख से कम वोट लिए। लेकिन देखिए ये सब कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है, फिर इन द एंड जो आवाम जो फैसला करती है वही सबसे बड़ा फैसला होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। ये थे अबरार रशीद, इंजीनियर रशीद साहब के फर्जंद हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की, और इनके छोटे भाई को भी जो हमने देखा कि वो कैंपेनिंग कर रहे थे, बहुत छोटे हैं, तो कुछ नया इस बार हुआ, लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इंजीनियर रशीद साहब जो हैं क्या उनको अब बेल मिलेगी, क्या उनको अब जेल से छोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाएंगे, तो किस तरीके से वो अब लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो है कि यहाँ पे ये भी साबित हुआ कि बिना पैसों के, बिना तैयारी के भी पार्लियामेंट एक बड़ा इलेक्शन होता है, वो जीता जा सकता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इसका क्या इम्पैक्ट अब आने वाले असेंबली इलेक्शंस पे रहेगा। एक छोटा सा और सवाल, हालांकि आपने ये क्लियर कर दिया, आप एक स्टूडेंट हैं और पॉलिटिक्स, पहले भी आपने मेरे साथ बात की कि पॉलिटिक्स के बारे में आप ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब पार्टी ये फैसला करेगी कि आने वाले असेंबली इंतखाबात कैसे लड़ी जाएंगे? जी बिल्कुल, हमने 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है लीड ली है, तो क्यों नहीं वो असेंबली इलेक्शन मुझे लगता है लड़ना ही चाहिए उनको। देखिए मेरा इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, वो पार्टी का फैसला है। मैंने पहले कहा कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हालांकि जब आपने ऑलमोस्ट अपना 100% काम मुकम्मल कर दिया जो आपने किया, अब पार्टी बिल्कुल देखिए, लेकिन अब एक मसला है कि आपने खुद भी देखा, लोग आ रहे हैं, लोग मिलना चाहते हैं। जब तक रशीद साहब आते हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों से मिलूं, उनकी खिदमत करूं, जो भी मुझसे हो सकता है वो मैं करूं। लेकिन बहसियत एक दोस्त, बहसियत औलाद, बहसियत एक फ्रेंड मैं उनसे मिल सकता हूं, लेकिन कोई सियासतदान नहीं हूं फिलहाल के लिए। तो नहीं, आगे आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बस बहसियत फ़र्ज़ निकला था, और मेरा काम शायद अभी के लिए जो है। लेकिन हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं कह दूं कि 18 सेगमेंट्स हैं असेंबली के, उसमें से 14 असेंबली सेगमेंट्स में इंजीनियर रशीद साहब की लीड थी। उसका मतलब कि अगर ये असेंबली इंतखाबात होते तो इनको 14 असेंबली मेंबर होते। तो ये फैक्टर कितना काम करेगा आने वाले असेंबली इंतखाबात में, ये बड़ा देखने वाला मामला होगा, और अब इनसे कोई आसानी से टक्कर नहीं ले सकता है। और दूसरा कि इनके बारे में जब भी कोई पॉलिटिशियन स्टेटमेंट देता था और उनको लगता था कि लोग इनके साथ हैं, बहुत समझदारी के साथ वो स्टेटमेंट देते थे, और इनसे वो लिटरली पंगा लेना नहीं चाहते थे। तो असेंबली इंतखाबात में अब क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के इंतखाबात को लेकर आज एक तारीख उस वक्त रकम हो गई जब जेल से लड़ रहे इंजीनियर रशीद की कामयाबी को लेकर इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त लंगेट में जश्न का माहौल, मर्द, जन, बच्चे, बुजुर्ग इस वक्त सड़कों पर आकर जश्न कर रहे हैं, कश्मीरी वनमन हो रहा है। और इस बीच इस सेलिब्रेशन को उनके वालिद किस तरह देख रहे हैं, इस जीत को उनके वालिद किस तरह देख रहे हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करें। यानी कि इंजीनियर रशीद साहब के वालिद हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़ गए हैं न्यूज़ 18 के साथ। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके बेटे ने एक जीत दर्ज की, आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि आज शानदार जीत दर्ज हुई, वो भी जेल से, क्या कहेंगे? मैं तो ये तो लोगों का कमाल है, ये तो डेमोक्रेसी है। इस वक्त लोगों ने उनको सपोर्ट दे दिया। मेरी ताकत नहीं थी इलेक्शन लड़ने की, 5 साल हो गए उसको जेल में। ये कोई मामूली सा टाइम नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा हम लड़ेंगे, सब कुछ दे दिया लोगों ने। अगर डेमोक्रेसी होती, अच्छी डेमोक्रेसी होती, फिर इस जीत पर इस वक्त बाय एयर इंजीनियर रशीद का होना चाहिए था, और लगता नहीं। न कोई कागज उसको, न कोई केस उसको, न कोई कुछ। 5 साल से बाद क्यों इस वक्त भी मुझे लगता नहीं। मैं भी ने मैं आपसे कहा मैं नहीं दे दूंगा इंटरव्यू, लगता नहीं वो कब आएगा, वो क्यों बंद है वो भी पता नहीं। इसलिए मेरी अपील है, अलबत्ता मैं शुक्रगुजार हूँ इलेक्शन कमीशनर का जिसने फिर इलेक्शन किया। हिंदुस्तानी कानून का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने फिर इलेक्शन किया। लेकिन ये कहीं लोकल क्या पता है, क्या क्या बात है, क्यों है, किस वजह पर है। न कोई केस, न कोई झंडा उसने उठाया पाकिस्तान का, या और कोई किसी मुल्क का दुश्मन बन गया फिर जेल, वैसी बात भी नहीं है। जब दरअसल इसी बात पर वो बनता कि उन लोगों के लिए दिन रात काम करता था। मेरे सामने वो रात के 2 बजे नंगे पैर उठा
اور ہر منبل پہنچا کسی کا کیس کو وہاں ہو یا پتہ کیا رات کو صرف ایک ڈرائیور کے ساتھ کون اٹھے گا ڈرائیور مجھے بتائے نہ کوئی سیکورٹی نہ کچھ اسی لیے کوئی دشمن اٹھا لیڈر ہی اٹھا جس نے اس کو بند کیا اچھا اس وقت آواز اٹھی الیکشن کی سب مرتزان نکل گئے ہم نے ایک پیسہ نہیں دے دیا ہے اللہ کا ایک پیسہ لوگ گھر سے پیسے نکالتے تھے تیل کے لیے گاڑی کے لیے یہاں آتے تھے بیچارے بھوکے نکلتے تھے رات کے 1 بجے 2 بجے اور میں خود بہت شرمندہ ہوتا تھا نہیں جی نہیں انجینئر کی ضرورت تھی وہ کہتے تھے انجینئر کے آنے کی ضرورت تھی اور اس سے میں علاوہ کیا کہوں سرکار سے کیا مطالبہ رہے گا سرکار سے مطالبہ میرے بیٹے کو اب رہا کرو اگر ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی ڈیموکریسی بائی دی پیپل فار دی پیپل اینڈ ڈو دی پیپل اب لوگوں نے بیان دے دیا ثابت کر کے دے دیا کہ ہمارا لیڈر ہے انہوں نے دے دیا ہو سکتا ہے کہ لوگ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے لیکن نہیں ہونا چاہیے میرے بیٹے کو رہا کرو تاکہ ان لوگوں کی خدمت کرے ایک تو اس کا تنخواہ اور میں زیب سے تنخواہ دے دوں گا ان لوگوں کے پاس ان کے کام کرنے کا وہی اس کے تنخواہ کی کوئی ضرورت نہیں 5 سال سے میں نے اس بیٹے پر اس وقت پڑھائی ہے جو کل میدان میں اتر گئے تنخواہ اس کی پینشن تک بند کیا تھا اور اس نے لون کیا تھا مکان کے لیے تمام ہو گیا اس پر انٹرسٹ پر یہ آنسو کس طرح یہ خوشی کے آنسو ہیں اس وقت یہ آنسو کی وہ کب آئے گا اور یہ آنسو کیا ہم ان لوگوں کی خدمت کریں گے کیا ہم سے ہو سکے گا ان کی خدمت بس شکریہ تو یہ تھے انجینئر رشید اب انہوں نے صاف کر دیا کہ یہ تو انجینئر رشید کے والد جن کا یہ کہنا ہے کہ اب لوگوں نے یہ دکھایا کہ ہمیں انجینئر رشید کی ہم الیکشن کمیشن کے کافی شکر گزار ہے کہ انہوں نے یہاں پر صاف و شفاف الیکشن انجام دیے